उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चरण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। पंजाब में स्थिति आप सबके सामने है। जो मुख्य रूप से जो बातें उभर के सामने आई है, आज जनता परेशान है। राजनीतिक दल अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जनता अपनी बात कहने वाले की ही सुन रहे हैं। आज महंगाई बेतहाशा बढ़ा हुआ है, सुरसा के मुंह तरह और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। लोगों के आय में भारी गिरावट आई है, रोजगार छीने जा रहे हैं और ऐसे समय में जुमलेबाजों की भी जुमला कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरे देश ने देखा कि इन दो कार्यकालों में, मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने नोटबंदी लाई। नोटबंदी से उन्होंने कहा कि पूरे देश के काले धन आरबीआई में जमा हो जाएंगे, काले धन वाले बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन वर्षों बीत गए, अभी तक के कितना धन जमा हुआ आरबीआई में ये नहीं बता पाए हैं। तो फिर काला धन कितना आया है, इसका हिसाब कौन देगा? फिर लोकसभा में मध्य रात्रि को उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी जीएसटी का लागू उन्होंने किया, वन नेशन वन टैक्स। आज पूरे देश के व्यापारी उद्योगपति परेशान हैं। 1000 बार संशोधन हो चुका है जीएसटी में। बनाने वाले को समझ नहीं आ रहा है, संशोधन करने वाले को समझ नहीं आ रहा है, जो जिनको लागू करना है उन अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है। जो सीए व्यापारियों के हैं वो इतने संशोधन पढ़ के वो भी चकरा गए हैं। फिर व्यापारी व्यापार करेगा, उसकी जीएसटी को समझेगा। और सबका मार पड़ा है महंगाई के रूप में आम जनता पर। फिर तीसरा आप देखेंगे कि नमस्ते ट्रंप उन्होंने किया और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त रहे और कोरोना को बहुत ही उन्होंने अनदेखा किया और इस चक्कर में पूरे देश कोरोना के चपेट में आया और प्रथम और द्वितीय और तृतीय लहर में हमने लाखों लोगों को खोया है। आज स्थिति ये कि सरकार न दवाई उपलब्ध करा पाई, न ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाया, न बेड उपलब्ध करा पाया। अर्थव्यवस्था अलग चौपट हुआ, लोगों को हमने अलग खोया। फिर उन्होंने 3 काले कानून लाए, कृषि कानून लाए, 14 महीना बाद वापस लिए। 700 किसान शहीद हो गए। फिर से उनको वापस लेना पड़ा और इसके कारण से जहां खेती किसानी प्रभावित हुआ, वहीं व्यापार प्रभावित हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री जी नेहरू जी से सवाल पूछते हैं, इंदिरा जी से सवाल पूछते हैं, राजीव जी से सवाल पूछते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके चले गए इस दुनिया से और उसके योगदान को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। और आपके सवाल के जवाब देने यहां आएंगे नहीं वापस। लेकिन आज जो सवाल है, आप 70 साल का सवाल पूछते हैं। मैंने जो शुरुआत में जो बात कही है उसका जवाब दे दें। प्रधानमंत्री जी आप भी हैं और हम लोग भी, कांग्रेस के नेता लोग भी, आम जनता भी है। तो बता दीजिए कि जीएसटी काले कानून से कितने लोगों को फायदा हुआ। ये बता दीजिए कि नोटबंदी में कितना काला धन वापस आया। ये बता दीजिए कि उसमें उत्तर प्रदेश के नदियों में कितने लाशें बही
आप तो लोकसभा में ये भी नहीं बता पाए कि किसान आंदोलन के दौरान कितने जवान शहीद हो गए। आपकी एक गिनती तक नहीं मालूम। और हमसे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों से जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनसे सवाल आप पूछते हैं। आज मुख्य रूप से बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी में नियंत्रण कैसे होगा। ये सरकार तो करने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जो उपचुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश का और हरियाणा का, अन्य प्रदेशों के जो उपचुनाव हुए, उसके पहले तक के रोज डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा 3 विधानसभा चुनाव आप हारे, जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया। पेट्रोल और डीजल के भाव में, पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल के भाव में 10 रुपए की कमी आई, और उसके बाद से आज तक 1 पैसा नहीं बढ़ा है। तो जनता के बीच में स्पष्ट संदेश है कि आपको यदि महंगाई में नियंत्रण पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। यह हिमाचल प्रदेश की जनता ने संदेश दिया और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उस पर अमल किया। तो इस बात को आम जनता समझ चुकी है कि महंगाई और भारतीय जनता पार्टी के चोली दामन का संबंध है। महंगाई यदि कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को निपटाना होगा, हराना होगा। आज आय बढ़ाने की बात राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, देश के धन का सही वितरण होना चाहिए, आम जनता तक पहुंचे, गरीबों तक, किसानों तक, मजदूरों तक, छोटे व्यापारियों तक ये राशि पहुंचे। इसलिए उन्होंने न्याय की बात कही थी। हमने छत्तीसगढ़ में उसकी शुरुआत की। हमने किसानों के धान 25 रुपए क्विंटल में खरीदना शुरू किया। हम मजदूरों के साथ भी न्याय योजना हमने लागू की। इस साल से अभी 3 फरवरी को राहुल जी गए थे, 6,000 रुपया सालाना उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ लघु अनुपज खूब होता है, 74% लघु अनुपज पूरे हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ ने खरीदा, छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा। उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा। इससे आम जनता के जेब में पैसा गया। मनरेगा के काम सबसे ज्यादा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा मनरेगा का काम कहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में हमने किया। तो उसके कारण से मजदूरों के जेब में, आदिवासियों के जेब में, किसानों के जेब में पैसा जाने के कारण से हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं हुआ। चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो सराफा हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कोई भी सेक्टर में आप देख लेंगे छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं रहा। क्यों? कि आम जनता के जेब में पैसा जाए। और कोशिश हमारी यही रही, किसानों को सुविधा देने की, मजदूरों को सुविधा देने की, व्यापारियों को सुविधा देने की। व्यापारियों के जो मांगे थी हमने उसको तुरंत उसका हल किया। चाहे गुमास्ता एक्ट समाप्त करने की बात कही तब, चाहे उसे जो उनको पट्टा मिला था उसे फ्री होल्डिंग करने की बात हो तब, वो सारी बातें हमने व्यापारियों के हित में फैसले लिए। उससे हुआ ये कि छोटे व्यापारी कोरोना काल में भी आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी प्रधानमंत्री के नाम से उसको जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि जीएसटी के कारण से। आज वो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी शासित जितने राज्य हैं वो आम जनता के जेब में पैसा जाए, ताकि उनका जीवन आसान हो सके, उनके अर्थव्यवस्था सुधरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये चरित्र रहा है, अंग्रेजों के मानने वाले लोग हमेशा डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पर चल रहे हैं। हर जगह इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण पर। कहीं कोई भी बात हो वो सांप्रदायिकता ले आते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी 2 बार दौरा किए। एक बार उन्होंने कहा मैं भटिंडा एयरपोर्ट में कहा मैं सुरक्षित वापस जा रहा हूं, जबकि पूरे पंजाब के लोग जानते हैं कि उस सभा में कोई थे ही नहीं, और इस कारण से वापस जाना पड़ा और अपनी क्षुद्र राजनीति की पूर्ति के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए। दूसरी बार अभी आया तो मुझे मंदिर जाने नहीं दिया। अरे भाई, आज निर्वाचन आयोग तो उनके जेब में है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा निर्वाचन आयोग की मीटिंग में बुलाया जाता है, और बेशर्मी कहा तो गए भी। 2017 में
हार्दिक पटेल जी यहाँ बैठे हुए हैं, राहुल जी एक दिन पहले, मतदान के एक दिन पहले जो मीडिया से जो बात किए थे उसको प्रसारित नहीं होने दिया 2017 में, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। एक दिन पहले, मतदान के पहले आप उसे प्रसारित नहीं कर सकते, और दूसरे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज यहां लगा हुआ है आचार संहिता। आचार संहिता लगा हुआ तो सीधी सी बात है, सारा नियंत्रण है निर्वाचन आयोग के पास है, सारे अधिकारी उसके अधीन है। एक भी यदि डीएम या एसपी उसकी बात की अवहेलना करे तो तुरंत उसको सस्पेंड भी करने और टर्मिनेट करने का अधिकार है, उनको पद से हटाने का अधिकार उनको है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझे मंदिर जाने नहीं दिया, जो अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताता है, आज पंजाब में भिगी बिल्ली कैसे बन जाएंगे वो? तो राजनीति के लिए आप किस स्तर पे गिर रहे हैं? वोट के लिए कितने नीचे गिरेंगे? सवाल इस बात का। और सवाल दूसरी बात यह भी है, आज रविदास जी की जयंती, जो समाज को जोड़ने की बात उन्होंने कही है, समरसता और भाईचारे की बात कर रही है, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में भेद डाल के वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कहीं किसी को लड़ा रहे हैं, कहीं किसी को लड़ा रहे हैं। तो जो पंजाब आज शांति के वातावरण यहां बना हुआ है, उस पंजाब को भी, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, समाज में विद्वेष फैलाने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये कतई कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करी और कभी ना होने देगी। आपके लोग तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत है। बिल्कुल, इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में लगातार जा रहा हूं, तो वहां छुट्टा जानवर से लोग परेशान हैं। किसान रात रात भर जाग रहे हैं। वो लोग अन्ना जानवर कहते हैं। मैं इधर झांसी, कानपुर, यवी इलाका में गया तो सब अन्ना जानवर कहते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का। पिछले 1 साल में 8,000 हमने गौठान बनाई, 11,000 हमारे पंचायत है, लगातार वो काम चल रहा है। और 6,000 गौठान हमारे सक्रिय हैं जिसमें हम गोबर खरीदी काम कर रहे हैं। और साल भर के भीतर में हम 60 लाख क्विंटल गोबर खरीदे 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, वो भी गोबर इकट्ठा करके, जिसके पास जानवर भी नहीं है, वो सड़क इकट्ठा होते हैं, वहां जाके गोबर संग्रहित कर रहे हैं और हमारे गौशाला में बेच रहे हैं। तो 3,000 से लेकर 30,000 रुपए महीने तक के कमा रहे हैं। और अभी तक के 120 करोड़ रुपए उनके खाते में हमने जमा कर दिए। दूसरी बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट, आज पूरा पंजाब डीएपी से, पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, डीएपी से परेशान, यूरिया मिल नहीं पा रहा है। ये केंद्र सरकार ना ऑक्सीजन पूर्ति कर पाती है, ना खाद, न किसानों को दाम। तो ऐसी स्थिति में उसने हमने 14 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बनाया, जो पिछले बरसात में जब डीएपी नहीं मिल रहा था, हमको 70% डीएपी भारत सरकार ने दी थी, तो हमने यही वर्मी कंपोस्ट मिला के किसानों ने अपने खेत में डाला और उत्पादन बराबर प्राप्त किया। उसे 10 रुपए किलो हमने बेचा, तो वहां के महिला स्व सहायता समूह को काम मिला। तो आज इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है और सब लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते हैं, हम तो वहां गोधन न्याय योजना लागू करेंगे। तो ये चर्चाएं पूरे देश में है और लोकसभा की 3-3, 4-4 कमेटी उसका अध्ययन कर चुकी है। वहां गए, गुजरात से 21 लोगों की टीम गई हुई थी कि ये गोधन न्याय योजना क्या है, और उन्होंने यही कहा कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चाएं, हमारी बहुत छोटी सी योजना लेकिन बहुत प्रभावशाली, जिसे फसल हम बचा पा रहे हैं, हम पशुधन की सेवा कर पा रहे हैं, और साथ ही आज पराली की जो समस्या है,
पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में जहां देखें पराली जलाने के कारण से प्रदूषण की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत चिंतित है। हम पराली संग्रहित करते हैं, पैरादान कर, हम हमारे पैरा बोलते हैं, आपके यहाँ पराली बोलते हैं। पैरादान कर रहे हैं तो प्रदूषण से भी बच रहे हैं हम, और उसे जानवरों को खिला रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ, एक तरफ पराली संग्रहित कर रहे हैं, जलाने का काम नहीं हो रहा है तो उससे प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, दूसरा वो कार्बन जो वातावरण में जाता है उसे हम खाद के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से भी इसको बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस की सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है, तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में आंतरिक प्रजातंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और जिसमें आपने उदाहरण देखा होगा कि चाहे गुजरात में हो चाहे उत्तराखंड में हो, 3 बार मुख्यमंत्री बदले, एक मुख्यमंत्री चुनाव ही नहीं का सामना कर पाया, 4 महीने रहा और हटा दिया गया। गुजरात में विधायक लोग कहते रहे, विधायकों का समर्थन किसी और को था, लेकिन वहां पहली बार जो जीत के आया है उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। खून के आंसू रोए रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सीनियर लीडर। तो वहां प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। और फिर परिवारवाद की बात करते हैं तो जितने परिवारवाद वाले हैं सबको इकट्ठा कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने इकट्ठा कर लिया, जतिन प्रसाद को आपने इकट्ठा कर लिया, वसुंधरा राजे आपके पास, तो जितने हैं सब तो आपके पास। राजनाथ सिंह के लड़का चुनाव ही लड़ रहे हैं, कौन नहीं है वहां? अमित शाह जी के लड़का बीसीसीआई में बना हुआ है। वो परिवारवाद नहीं है। किसको परिवारवाद बोलते हैं? और जी किसान आंदोलन पर नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोले सर। और अब तो कैप्टन साहब से पूछिए, वो तो अलग दल बना के चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसको कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहा बराबर। सर दूसरा सवाल है कि क्या पंजाब में कांग्रेस 2 फड़ चल रही है कि चन्नी जी देख रहे हैं मुख्यमंत्री और सिद्धू जी अपने आप को देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आज केवल पंजाब की बात नहीं है, और पंजाब के बारे में आप सब जानते हैं, बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आज जो देश में जो चर्चा है वो ये है कि मोदी जी और शाह जी योगी को निपटा रहे हैं कि योगी मोदी और शाह को निपटाएंगे। चर्चा इसकी है कि किस प्रकार से उसे गाड़ी से उतार दिया गया, किस प्रकार से उसे कंधे में हाथ रख के उसे उसके कद नापने की कोशिश हुई, और किस प्रकार से अयोध्या से उठा के उसे गोरखपुर में भेज दिया, मठ में बिठाने का काम हो रहा है। तो आज मोदी जी अपने आप को, वो कहते हैं ना, खतरे में है, तो मोदी जी खतरे में, उसकी कुर्सी खतरे में है। ये 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद मोदी जी की जो कुर्सी है ना वो हिलने डुलने लगेगी, और उसमें योगी जी मजबूती से हिलाने में लगे हुए हैं। चर्चा इसकी है सर जी। सर जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनके डिफरेंट मुद्दे होते हैं लोकल जी। दिल्ली में बैठ के केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल पंजाब में लाएंगे, केंद्र सरकार बोल रही है हम मोदी मॉडल पंजाब में लाएंगे। जो पंजाब का मॉडल सिद्धू जी ने पेश किया उसकी ना चन्नी जी बात कर रहे हैं, और अब तो सिद्धू जी को पीछे कर दिया गया है। तो पंजाब का मॉडल पंजाब में कांग्रेस कैसे लागू करेगी या लाएगी, या उसका विकास कैसे होगा, उसके बारे में? पंजाब हमेशा देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। हरित क्रांति का आंदोलन यहाँ, सबसे ज्यादा जीडीपी यहाँ, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ था, सबको इस सरकार ने पीछे धकेल दिया, एनडीए की सरकार ने। और आज पंजाब फिर से उठ खड़ा होगा और रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जीडीपी में फिर से जो पुराना गौरव है उसे हासिल करेगा। गुजरात मॉडल तो फेल हो गया, कोई जानता नहीं। हार्दिक पटेल जी यहां बैठे हुए, कोई गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता। अब केजरीवाल जी एक
स्कूल की बात करते हैं, दूसरा मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो एक ही सवाल है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में रही, सबसे ज्यादा बेड की कमी दिल्ली में रही। ये मोहल्ला क्लिनिक से कितने लोगों को दवाई बांटे हैं कोरोना के, कितने लोगों को सिलेंडर उपलब्ध कराएं इस मोहल्ला क्लिनिक से, जबकि पूरा देश ने देखा है कि उस संकट के दौर में गुरुद्वारा से सिलेंडर बट रहा था और केजरीवाल जी हाथ खड़े हुए थे, वो सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और गुरुद्वारों में लगातार लंगर भी चल रहा था, लोगों को भोजन भी कराया जा रहा था और साथ ही ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराया जा रहा था। जब हमारी युवा कांग्रेस के लोग सिलेंडर उपलब्ध कराते उनके एफआईआर हो रहा था। तो सवाल इस बात का, आप जिस मॉडल की बात कर रहे हो मोहल्ला क्लिनिक की, उसमें कितने लोगों को कोरोना काल में कितने खुले रहे, कितने दवाई वितरित किए, कितने लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, ये बता दे। ये सीधे सीधे पॉलिटिक्स हो रही है जो आम जनता नहीं समझ पाती, ऐसा समझते हैं लोग, आम जनता सब समझती है। सारे एरिया को नो फ्लाइंग जोन किया जाता है। प्रधानमंत्री के दौरे का आज तक कहीं रोका नहीं गया और यही तो हमारा कहना है। और अभी तो आचार संहिता लगा हुआ तो पूरा कंट्रोल निर्वाचन आयोग के पास है। चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं लेकिन कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। लेकिन आचार संहिता पहले वो फैसला करते थे, लेकिन अब आचार संहिता लगा हुआ, निर्वाचन आयोग सर्वे सर्वा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चन्नी साहब कैसे रोकेंगे? इसको रोकने का काम तो निर्वाचन आयोग कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग तो बिल्कुल मेरे खिलाफ, जब मैं पहली बार डोर टू डोर किया 5 लोग कर सकते हैं और मैं नोएडा में जब डोर टू डोर कर रहा तो मुझ पर एफआईआर हुआ। मैं निर्वाचन आयोग से पूछा, भैया मुझे डेमो करके बता दो कैसे 5 लोगों के साथ मुझे करना है, क्योंकि 20-25 तो मुझे Z+ मेरी सुरक्षा है, तो 20-25 तो जवान ऐसे मुझे घेरे रहते हैं, फिर लोकल पुलिस है और 25-30 पत्रकार वैसे थे, तो बताओ मैं कैसे डोर टू डोर कैंपेन करूं? तो मेरे खिलाफ तो एफआईआर हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो नियम बदल गया। तो आज प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हम सब के हैं, लेकिन झूठ बोले, ये बहुत तकलीफ होती है कि प्रधानमंत्री जी वोट के लिए कितना नीचे गिर कि मैं 5 लोगों के साथ डोर टू डोर गया, मेरे पर एफआईआर होगी, दूसरे दिन नियम बदल गया। क्या आपको लगता है कि जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो रहे होंगे? फिर जहां केंद्र सरकार की भूमिका है उसमें सभी, सीधी बात यह है कि निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से नहीं कर रही है। मैंने अभी चर्चा के दौरान 2-3 उदाहरण दिए। मैं दौरे में गया तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया, उसके पहले मंत्री जी जुलूस निकाले हुए थे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। एक उनके भाजपा के सीनियर एमएलए हैं, वो रोज डोर टू डोर कर रहे हैं, 500 लोगों के लिए घूम रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हो गया एफआईआर। दूसरे दिन योगी जी और अमित शाह जी किए, उनके साथ भी भीड़ चल रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। और 2017 का उदाहरण मैंने दिया राहुल जी का, गुजरात चुनाव समय प्रधानमंत्री एक दिन पहले 70 मिनट का इंटरव्यू देते हैं और पूरा चलता भी है। निर्वाचन आयोग संज्ञान नहीं लिए तो कैसे निष्पक्ष आप कहेंगे? कांग्रेस पिछले समय से ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाती रही है। क्या लगता है कि इस बार भी अगर आप कहते हैं कि चुनाव आयोग पार्शियलिटी कर रहा है तो इस बार भी कुछ ऐसा होने का आसार है? व्यक्तिगत तौर पे ईवीएम की बात है, हमारे मतदाता, अरे भाई ईवीएम के कार्यशैली को पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते, तो फिर हमारे अधिकांश मतदाता तो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, वो कैसे समझेंगे? मत पेटी को समझ आता, खाली करके दिखाओ तो हाँ खाली है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन ईवीएम में
ईवीएम के बारे में शंका बनी हुई, अमेरिका जैसे देश जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, वहां मतपेटी में मतपत्र में मतदान होता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात तो लगातार कही जा रही है। मोदी जी वहाँ पे गुरु रविदास मंदिर दिल्ली में छैने बजा रहे हैं। देखिए, रविदास जी हम सबके हैं, और मैं तो मोदी जी मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार के प्रधानमंत्री जी। उन्हें सीख देने की मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें कोई सीख दूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, रविदास जी ने जो भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का वातावरण और संदेश दिया सबको साथ में चलने का, उसके भक्ति में सबके लिए स्थान था। तो कम से कम जो रविदास जी ने जो बात कही थी, जो संदेश दिया था, उसका पालन कर लें। समाज को बांटने का काम ना करें अपने क्षुद्र राजनीति के चलते। है ना, उसको आप किस तरह देखेंगे? उस जो बजट है, जो आपका मैनिफेस्टो है, उसको आप किस रूप में प्रस्तुत करेंगे? उसको खोल के नहीं दिखाया गया। देखिए, वादे तो बहुत सारे कर दिए गए। देखिए, एक चीज ये है, मुझे भी कहा गया था छत्तीसगढ़ जब बना तो आप कर्जा कैसे माफ करेंगे, 25 रुपए क्विंटल में धान कैसे खरीदेंगे? हम खरीदे भी और ऋण माफ भी किए, और अभी भी चल रहा है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कीमत में धान कहीं बिक रहा है तो छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में, तो लगातार चल रहा है। सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार की जो गलत नीति, जो जीएसटी की बात मैंने कही, जीएसटी की जो पूर्ति है उसका हिस्सा है भारत सरकार दे नहीं रही। अब क्या कहती मालूम है? हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप कर्जा ले लो। उसके अगेंस्ट में हम कर्जा ले रहे हैं। भारत सरकार को जो देना था हमको, राज्यों को, वो दे नहीं रही राज्यों को। वो केवल पंजाब की बात नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, सभी राज्यों में, और सभी राज्य उसके अगेंस्ट में कर्जा ले रही है। तो कर्जा तो बढ़ेगा ही ना। तो भारत सरकार के गलत नीतियों का खामियाजा राज्य सरकारें भुगत रही है। ये जो जीएसटी लगाए हैं, वो जिस तरीके से लगाए हैं, उससे टैक्स वसूली हो नहीं रहा है और राज्यों को मिल नहीं पा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए स्टेट में दिए गए हैं जी। स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए हर स्टेट में दिए गए हैं। मैं नहीं समझा क्या बोला? स्मार्ट सिटी के तहत पंजाब में बहुत पैसा लगाया गया है। तो अच्छा, जो सड़कों का विकास है वो केंद्र सरकार कर रही है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। 100 स्मार्ट सिटी की बात उन्होंने कही थी। कितने स्मार्ट सिटी पूरे देश में बन गए? चलिए, भारतीय जनता पार्टी कहती ना 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितने बने? एक आधी स्मार्ट सिटी बन पाया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप सब